हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न एज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो फर्स्ट लेसन आपकी आ चुकी है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिसमें कि हमने दो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया था। एक था कि इलेक्शन, जो कि कोविड-19 के टाइम में इलेक्शन किया गया है। हमारे यहाँ इलेक्शन हुई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी इलेक्शन हुई है। तो कैसे इसको मैनेज करके चला गया, क्या क्या न्यू प्रोविज़न लाया गया इलेक्शन में, वो भी कोविड-19 को देखते हुए। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स को भी हमने देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इंटीग्रिटी पैक्ट के साथ। मैं इसे शॉर्ट में आपको बताने वाली हूँ कि ये है क्या। साथ ही यहाँ पे नेशनल फ्रेमवर्क एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क भी है। और फिर यहाँ पे हम लोग FCRA के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे 2020 में कुछ नया अमेंडमेंट किया गया है, तो किस चीज़ों को यहाँ पे न्यू ऐड की गई है, सारी प्रोविज़न हम लोग देखेंगे। पहले क्या था FCRA का, अब क्या यहाँ पे न्यू चेंजेस लाई गई है, क्यों लाई गई है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आई थिंक कि ये 3 आर्टिकल ही हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, टाइम मिला तो और भी आर्टिकल हम लोग देख लेंगे। बट पहले आर्टिकल देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आपने पहला आर्टिकल देखा है, पहला लेसन देखा है जिसमें 2 आर्टिकल को हमने डिस्कस किया, तो उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए आज के लिए मीन्स का क्वेश्चन। Examine the significant features as well as gap in the recent approved National Education Policy of 2020। तो यहाँ पे न्यू आपका पॉलिसी आया है नेशनल एजुकेशन। इसमें आपको बताना है, साइलेंट फीचर्स को एक्सप्लेन करते हुए बताना है कि क्या गैप रह गया है जो रिसेंटली यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या गैप है रिसेंटली जो अप्रूव किया गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोचना है। और इतने सारे यहाँ पे गाइडलाइंस लाए गए हैं, इतने सारे यहाँ पे फीचर्स है, तो उसमें से आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या आपको लगता है कि इसको और भी अच्छे तरीके से लाया जा सकता था, और क्या अभी अप टू द मार्क यहाँ पे ये पॉलिसी है या फिर कुछ कमी है। इन सारे बातों को आपको अपना यहाँ पे रखना है और एक अच्छा सा आंसर लिखना है। इसके बारे में अपना एक थॉट प्रोसेस ज़रूर डेवलप कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आंसर राइटिंग लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको लिखनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ना चाहते हैं हमें मेल कीजिए rishika.ch77@gmail.com। कुछ क्वेश्चन है आज के लिए। पहले आप लोग को बताना है कि डेटा क्वालिटी जो गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है और इसमें क्या हम लोग मेज़र करते हैं, क्यों इसको लाया गया है, ये 2 बात बतानी है आपको। एम और ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स के ही है, प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे ही सॉल्व कराऊंगी। हिस्ट्री की जो लेसन आपकी स्टार्ट हो चुकी है 12th क्लास की, तमिलनाडु की, उसमें भी हम लोग देखेंगे और इस लेसन में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पता चल पाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इलेक्शन टू द लोकसभा के लिए एक नॉमिनेशन पेपर को यहाँ पे फाइल किया जाता है किसके द्वारा। एनीवन जो कि इंडिया में रह रहे हैं, या फिर रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जिनका नाम यहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो उसमें वो देखने को मिलेगा, उनका नाम है, तो वो यहाँ पे जो है नॉमिनेशन पेपर फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि नॉमिनेशन पेपर किन के द्वारा फिल किया जा सकता है, ये आपको बताना है लोकसभा के इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग आंसर बताइए। कल हम लोग जब नेक्स्ट यहाँ पे अक्टूबर मंथ की लेसन देखेंगे, तो उसमें आप लोग को यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। आइए आंसर पे चलते हैं, आर्टिकल पे चलते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने थर्ड आर्टिकल के साथ, जो कि है इंटीग्रिटी पैक्ट। तो इसमें बातें क्या की गई है, पहले ये समझिए। अभी रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, जिसको CVC भी कहते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको अमेंड किया गया है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, SOP इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक आपका स्टैंडर्ड तरीका होता है कि कैसे किसी भी प्रोसीजर को ऑपरेट करना है, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। तो यहाँ पे एक इंटीग्रिटी पैक्ट को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ को प्रोक्योर किया जाएगा, और जो मैक्सिमम टेन्योर है, जितने भी यहाँ पे इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स के जो मैक्सिमम टेन्योर है उनका 3 साल रखा गया है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये यहाँ पे न्यू चीज़ें लाई गई है। अब यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए कि इंटीग्रिटी पैक्ट होता क्या है। इंटीग्रिटी पैक्ट अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे एक विजिलेंस टूल है ये, ठीक है, इंटीग्रिटी पैक्ट। जिसमें क्या होता है ना कि एक एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट किसके बीच में होता है, एक तो यहाँ पे वेंडर से या फिर बिडर से जो बोली लगाते हैं, और दूसरे जो बायर्स होते हैं, ठीक है, बायर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ है, या तो समझिए कि बोली लगाने वाले कितने लोग होते हैं, 100-200। मान लीजिए कोई ज़मीन बिक रहा है, तो उसके लिए मैं भी बोली लगा रही हूँ, मैं कह रही हूँ 50 लाख में खरीदूंगी, मेरे बगल वाले कह रहे हैं 51 लाख में वो परचेज़ करेंगे, उसके बगल वाले बोली लगा रहे कि 52 लाख में। तो जो जितना ज़्यादा बोली लगाता है उनको वो जो है मिल जाता है लैंड, ठीक है। तो ये होता है, ये होते हैं बिडर्स, तो वो लोग जो है बोली लगाने वाले। लेकिन खरीदने वाले तो कोई एक ही होते हैं।
तो कई बार आप देखते हो कि जो बोली लगाते हैं उनमें कई बार झड़प हो जाता है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि 51 लाख में मैं परचेज़ करूँगी, नेक्स्ट जो बोल रहे हैं वो साढ़े 51 लाख में वो परचेज़ करेंगे। तो यानी कि हमारे बीच में कहीं ना कहीं झड़प हो जाएगा कि मुझे ये ज़मीन चाहिए, मेरी ये पुश्तैनी ज़मीन है। मैं कुछ कुछ किसी भी तरीके से, गलत तरीके से भी मैं अगर यहाँ पे ये प्रूफ करने का कोशिश करूँ कि ये ज़मीन मेरा है, या फिर मैं इसको हड़पने का कोशिश करूँ गलत तरीके से, या मैं बगल वाले इंसान को धमका दूँ कि देख लो ये ज़मीन मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। तो इस तरीके का कुछ भी मैं अगर गलत तरीके से ज़मीन को लेती हूँ तो क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है कि नहीं। मैं झगड़ लूँ, मैं उनको जो है 4 लोगों से पिटवा दूँ, उस आदमी को मरवा दूँ, उनका मर्डर करवा दूँ जो इस ज़मीन को खरीद रहे थे। तो इस तरीके का भी केस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक इंटीग्रिटी पैक्ट साइन किया जा रहा है, यानी कि एक एग्रीमेंट है कि जो बोली लगा रहे हैं और जो खरीद रहे हैं उनके बीच में पहले ही ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा कि कोई भी गलत तरीके का यहाँ पे आपका जो है अपनाया नहीं जाएगा एक तरीका का, जिससे कि आप कोई भी चीज़ को खरीद सको या कोई भी चीज़ को आप प्रोक्योर कर रहे हो तो इसमें कोई भी तरीके का आपका जो है गलत मीन्स नहीं होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे कमिट किया जाएगा, यानी कि दोनों पार्टीज यहाँ पे कमिट करेंगे कि कोई भी तरीके का वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड नहीं होंगे या फिर करप्ट चीज़ों में से वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि सीधा सीधी कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ, शांत मन से, शांत भाव से, शांत व्यवस्था के साथ यहाँ पे काम किया जाएगा बीडर्स और बायर्स के बीच में। कोई भी यहाँ पे झगड़ेगा नहीं और कोई भी यहाँ पे गलत जो करप्ट प्रैक्टिसेस है उसमें इंक्लूड नहीं होगा। उसके लिए यहाँ पे एक आपका इंटीग्रिटी पैक्ट लाया गया है। फाइन। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जो एक्सटर्नल मॉनिटर्स है उनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे कुछ मॉनिटर्स होंगे, कुछ लोग होंगे यहाँ पे जिनका टेन्योर 3 साल तक रखा गया है। तो यहाँ पे जो कुछ लोग होंगे ना वो यहाँ पे देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि जब कोई भी चीज़ का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, जब कोई भी चीज़ का यहाँ पे बोली लगाया जा रहा है, तो जितने बोली लगाने वाले लोग हैं और जितने खरीदने वाले लोग हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट साइन होगा वो इनके द्वारा ये काम किया जाएगा। कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रिटी जो पैक्ट है इसमें कहा जा रहा है कि राइट्स और ऑब्लिगेशंस होंगे पार्टीज़ के जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। साथ ही यहाँ पे दोनों लीगल डॉक्यूमेंट होगा और एक प्रोसेस के थ्रू होगा। यानी कि एक डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट होने से क्या होता है कि यहाँ पे पूरा बराबर लिखा रहेगा कि मैंने कितनी बोली लगाई और इसको खरीदा कितने में गया, कितने लोग कितने यहाँ पे इंक्लूड थे बिडर्स और कितना यहाँ पे बोली लगाया गया। यानी कि ईच एंड एवरी प्रोसेस को और सारी चीज़ों को यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट में आपका लिखा रहेगा। साथ ही ये जो डेवलप किया गया है यानी कि इंटीग्रिटी पैक्ट जो डेवलप किया गया है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 1900 में ही लाया गया है। लेकिन अब क्या है कि हम लोग इसको जो है लेकर आ रहे हैं, इस तरीके के पैक्ट को हम लोग अपने कंट्री में लाए हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो 3 प्लेयर्स होते हैं। एक तो प्रिंसिपल होता है या फिर कोई कंपनी या फिर कोई बिडर्स होते हैं, सेकंड वो, और थर्ड यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर। यानी कि एक जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर कह रहे हैं। ये आपका काम कराएंगे और काम में क्या होगा तो कुछ बिडर्स होंगे और कुछ कंपनीज होंगे। बिडर्स होंगे बोली लगाने वाले, चाहे वो बोली लगाए वो खरीदे। कंपनी होंगे यहाँ पे आपके खरीदने वाले, ठीक है, कि कितने में खरीदना है, क्या है, नहीं है, ये सारी चीज़ें, या फिर कोई गिफ्ट वगैरह देना है या फिर कोई ब्राइब वगैरह एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर पेमेंट फैसिलिटेट करना है, तो वो कंपनीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। तो ये 3 लोग जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। पब्लिक प्रोक्योरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखो कि एक कॉन्ट्रैक्ट अथॉरिटी होंगे, यानी कि 2 लोगों के बीच में, 2 पार्टीज़ के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। टेंडर्स होंगे और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब एडवांटेज क्या है अगर इस प्रोसेस को लाया गया है यहाँ पे, अगर हम लोग इंटीग्रिटी पैक्ट के बारे में बात करें तो कुछ फ़ायदा होगा, तभी तो इसको लाया गया है। फ़ायदा क्या है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का फास्ट प्रोसेस होगा। जैसे क्या होता है ना कि समटाइम्स लोग झगड़ने में ही रह जाते हैं। अगर ये बोली आपका लग गया और कहीं से लोग खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं तो क्या होता है ना कि लोग आपस में ही झड़प हो जाता है, आपस में ही लड़ने लगते हैं, आपस में ही अब्यूज़ करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि प्रोसेस डिले हो जाता है। लोग कहते हैं कि चलो ठीक है आज झगड़ लो, कल शांत होगा दिमाग तो कल फिर आके जो है यहाँ पे बोली लगा के खरीद लेना। तो इस तरीके का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। अब क्या है कि पहले पैक्ट साइन करा लिया जाएगा और यहाँ पे एक शांति तरीके से जो है ना उसको एक लिमिटेड टाइम में ही आपका जो काम है, यानी कि जो बोली लगाना है, जो कंपनी खरीदनी है, जो पेमेंट देना है, वो सारा प्रोसेस जो है शांति तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इससे क्या है कि अगर झगड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, मारपीट नहीं करेंगे तो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। सेकंड है कि यहाँ पे जो इमेज और जनरल परसेप्शन है कंपनी की वो यहाँ पे इम्प्रूव हो पाएगी। कुछ कंपनीज़ को आप देखोगे कि
ऐसा भी कहा जाता है अगर वो सही तरीके से भी बोली लगाकर अगर कुछ खरीद लेते हैं ना, तो उनमें आरोप लगा दिया जाता है अपोजिशन के द्वारा कि ये तो ठग के खरीदा है, ये तो करप्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड है, इनके द्वारा तो ऐसा काम किया जाता है, धोखा देते हैं या फिर ये धमकाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं। ये एक तरीके का काइंड ऑफ इमेजेस जो है वो क्रिएट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। तो अब क्या होगा कि प्रोसेस अगर ट्रांसपेरेंसी है, प्रोसेस अगर इतना ज़्यादा क्लियर होगा जो सबको दिखेगा, तो इससे कंपनी की भी इमेज बनकर रहती है। साथ ही यहाँ पे लॉ सूट्स भी रिड्यूस होगा। क्या होता है कि लोग आपस में ही झड़प हो जाता है, आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि लोग यहाँ पे जो है केस फाइल कर देते हैं। मान लीजिए कि छोटी सी बात में यहाँ पे मारा पीटी शुरू हो, छोटी सी बात में मारा पीटी शुरू होता है, लेकिन वो कभी कभी भयानक रूप ले लेता है। क्या पता उसी मारा पीट में किसी एक की मर्डर हो जाए, किसी एक को बहुत भयंकर इंजरी हो जाए, डैमेजेस हो जाए, कुछ ज़्यादा हाथ पैर सर वो सब फोड़ फाड़ के रख दियो आप लोग। तो इसमें क्या होता है ना कि वो बड़ा रूप ले लेता है, एक केस बन जाता है, फिर वो पुलिस केस हो जाता है कि नहीं। तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाती है, फिर वो जो काम करना था वो तो होता ही नहीं है, कुछ और काम शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो लॉ सूट्स वगैरह जो होता है ना, वो कम हो जाएगा। इस तरीके का काम, कॉन्फ्लिक्ट जब अराइज ही नहीं होगा तो फिर आपका कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना होगा। साथ ही प्रोक्योरमेंट प्रोसेस भी स्मूथ हो जाएगा, आराम से होगा सारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। और जो लिटिगेशन आर्बिट्रेशंस जो इंक्लूड हो जाते थे, जैसे हमने फर्स्ट आर्टिकल देखा यहाँ पे, सॉरी सेकंड आर्टिकल जो हम लोग कल देखे, जिसमें कि हम लोग आर्बिट्रेशंस की बात कर रहे थे, नेगोशिएशन की बात कर रहे थे, कंसिलिएशन की बात कर रहे थे, तो वो सारी प्रोसेस फिर यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। मीडिएशंस की बात कर रहे थे, ओ सॉरी इसमें नहीं है, वो सितंबर की है। सितंबर मंथ की कल हम लोग न्यूज़ इन शॉर्ट देख रहे थे। तो उसमें 4 प्रोसेस था कि कैसे अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है और आप लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते हो तो आप लोग के पास और क्या तरीका है। तो 4 तरीका है, या तो मीडिएशन के थ्रू आप इस अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लो, या नेगोशिएशन, या फिर आपका जो है कंसिलिएशन, या फिर आर्बिट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होगी अगर आप लोग आराम से जो है सारा काम कर लोगे तो, ठीक है। ये तो इसका फ़ायदा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा कि एट द टाइम आप देखोगे कि बहुत तरीके का आपको डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा। जो एग्रीव पार्टी जो कंप्लेन करती है सीवीसी से, यानी कि जो दुखियारी पार्टी है, अगर वो कंप्लेन कर रही है सीवीसी से, साइमल्टेनियसली जो है वो कोर्ट में भी कंप्लेन कर रही है, तो इस तरीके से क्या होगा कि डुप्लीकेशन हो जाएगा। एक तो लोग क्या करते हैं ना कि जैसे आप देखते हो कि केस अगर होता है तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जैसे आप अभी अर्नब गोस्वामी का ही केस देखो कि उनके द्वारा जो बेल के लिए अप्लाई किया गया था वो सीधे कहाँ चले गए, तो हाई कोर्ट चले गए, सीधे वो जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए। और सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी इस तरीके से इनके बेल को अप्रूव किया है जैसे कि और कोई काम ही नहीं है दुनिया में, और कोई केस ही नहीं था, और वो बैठे हुए थे कि आओ अर्नब का केस लेकर आओ, मैं उनको बेल दूंगा। नहीं लगा ऐसा आपको कि तुरंत अप्लाई किया गया और तुरंत उनको रात दिनों दिन जो है उनको बेल मिल गया। तो ये सिस्टम नहीं होता, ऐसा काम नहीं होता। बट पता नहीं ये लोग बड़े बड़े लोग हैं ऐसे, तो ये लोग की पहुँच बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन लोगों को जो है ना ये जेल में जाते हैं और तुरंत निकल आते हैं। लेकिन एक आम जनता जब जेल में जाती है तो वो इतना जल्दी बाहर नहीं आती है, बहुत ही उनको मशक्कत करना पड़ता है। तो यहाँ पे बात यही किया जा रहा है कि क्या करते हैं कुछ लोग ना, सेशन कोर्ट में भी अप्लाई कर देते हैं। अगर बड़े लोग हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि सेशन कोर्ट में भी अप्लाई कर देते हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी अप्लाई कर देते हैं अपने केसेस को। तो ये क्या होता है ना कि केसेस का डुप्लीकेशन हो जाता है, और इसकी वजह से आप देखते हो कि हमारे इंडिया में टोटल मिला के ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग ऑल कोर्ट्स वेदर इट इज़ सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ 3 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस आज के डेट में पेंडिंग है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ होता है, ठीक है। तो एट द टाइम क्या होगा कि इस तरीके का जो है ना डुप्लीकेशन ऑफ केसेस अराइज हो सकता है, क्योंकि लोगों को अब ये अधिकार मिल चुका है कि वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, साथ ही साथ वो मतलब कि कोर्ट भी जा सकते हैं, ये भी यहाँ पे दिया गया। जिससे क्या होगा कि बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगा और रिसोर्सेज भी वेस्ट होगा। साथ ही डिफ़िकल्टी है कि यहाँ पे जो सप्लायर है वो एक्सेप्ट करे इस तरीके के इंटीग्रिटी पैक्ट को। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे लोग जो है इस इंटीग्रिटी पैक्ट को पहले साइन ही करेंगे। क्या पता मुझे इस एग्रीमेंट में साइन करने का मन नहीं है, मैं यहाँ पे बस बोली लगाने आई हूँ और चीज़ों को परचेज़ करने आई हूँ, ज़मीन खरीदने आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मुझे कोई बोले कि इस तरीके का डॉक्यूमेंट साइन कीजिए, तो मुझे लगेगा कि मैं डॉक्यूमेंट क्यों साइन करूँ, मुझे नहीं साइन करना है, मैं सीधा सीधी यहाँ पे अपना जो है ज़मीन खरीद के निकलना चाहती हूँ। तो ये भी हो सकता है ना कि सारे लोगों को अग्री कराना कि आप इसको साइन करो, ये भी एक डिफ़िकल्ट है। साथ ही डबल एजेस स्वॉर्ड भी हो सकता है, यानी कि 2 धारी तलवार यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि इंटीग्रेटेड पैक्ट को साइन नहीं किया गया तो जो हेड ऑफ़ द कंपनी होंगे ना उनको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कंपनी से वो फेस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो है अगर फॉरेन कंपनी यहाँ पे साइन नहीं करेंगे तो फिर कंपनी जो है अपने वेंडर लूज़ कर देंगे, उनको भी घाटा होगा। तो दोनों तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि अगर नहीं साइन करते हैं तो फिर कंपनी को क्वेश्चंस फेस करना होगा, और अगर कंपनी साइन कर देती है, अगर फॉरेन कंपनी नहीं साइन करती है तो उनको जो है कंपनी का वेंडर लूज़ करना पड़ेगा। तो 2 धारी तलवार कहा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि गवर्नमेंट की जो कंपनी है वो यहाँ पे डिसइंसेंटिव्स उनके लिए हो जाएगा। इंसेंटिव्स कहने का मतलब है कि जैसे कि
अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपके जैसे 10th में 12th में अगर आपने बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाया तो आपके पापा जो है, आपके पापा मम्मी बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, लैपटॉप, मोबाइल और ना जाने व्हीकल्स वगैरह, टू व्हीलर, फोर व्हीलर। तो वो क्या होता है, एक इंसेंटिव्स आपको दिया गया, यानी कि वो आपका लालच होता है। 10th में अगर आपको मोबाइल मिल गया तो आपको उम्मीद होता है कि चलो 12th में तो गाड़ी मिल ही जाएगा, तो उस हिसाब से आप अच्छा काम करते हो, अच्छा पढ़ाई करते हो। वही आप ऑफिस में भी देखोगे, कंपनीज़ में भी देखोगे, इंसेंटिव्स दिया जाता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट की कंपनीज़ होती है तो उनको इंसेंटिव्स दिया जाता है, जिससे कि अगर अच्छा कोई काम कर रहा है ना तो उनको रिवॉर्ड देना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वो हमेशा मोटिवेट रहे और अच्छा काम करे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो एडवांटेज है प्राइवेट कंपनी का, ये जो इंटीग्रेटेड पैक्ट है ना, इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की कंपनी जो है वो कंप्लीट डिस्क्लोजर्स के लिए ओपन हो जाएगी। कहने का मतलब है कि इंटीग्रिटी पैक्ट से क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है ना, उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा सामने, कि क्योंकि उन्होंने इंटीग्रिटी पैक्ट को साइन किया है। तो पैक्ट जो साइन हो जाएगा फिर पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट की क्या सोच है, गवर्नमेंट क्या वहाँ पे सोच के साइन की नहीं की। लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ को घंटा फ़र्क पड़ता है, वो तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और उनको लगेगा कि इंटीग्रिटी पैक्ट में साइन करने से उनको प्रॉफिट होगा तो ही वो साइन करेंगे, नहीं तो नहीं साइन करेंगे। या तो वो यहाँ पे जो है इंसेंटिव्स भी अगर उनको नहीं दिया जाएगा तो वो यहाँ पे इंक्लूड भी नहीं होंगे। तो प्राइवेट कंपनीज़ की अपनी ही थोड़ी ये रहती है, उनका अपना भाव रहता है, तो इसीलिए उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही कमर्शियल जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसके लिए भी कंसर्न है कि कुछ इन्फॉर्मेशंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो लीक होने की संभावना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ पीएसयूज़ हैं जो कि पब्लिक सेक्टर्स यूनिट आपको देखने को मिलता है, अंडरटेकिंग है। तो ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर बहुत सारा इनका जो है बिडर्स वगैरह के बारे में, वेंडर्स वगैरह के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है तो मे बी वो अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो उनके बिडर्स होते हैं, जो उनके कंपनीज़ के लिए बोली लगाते हैं, तो वो यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो इस तरीके का यहाँ पे कंसर्न भी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी कुछ यहाँ पे चैलेंजेस बताया जा रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं वे फॉरवर्ड में, बताया जा रहा है कि हम लोग को डुप्लीकेशंस को अवॉइड करना चाहिए। यानी कि जो ग्रीवियंस रिड्रेसल है, अगर किसी को भी इस प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए एक अलग से ग्रीवियंस रिड्रेसल बनाना चाहिए, जिसमें सिर्फ वहीं पे वो लोग कंप्लेन करेंगे, हर एक जगह जाके कंप्लेन नहीं करेंगे। साथ ही यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जो आपका एक्सटर्नल मॉनिटरिंग का जो यहाँ पे रोल है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से एक स्ट्रैटेजी लेकर आना चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी को भी यहाँ पे मैनेज करना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट यहाँ पे आपका ये एक्सटर्नल मॉनिटर्स हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस जो केसेस है, सर्कमस्टांसेस है, उनको भी म्यूचुअली शेयर करना चाहिए। बहुत टाइम देखते हैं कि आईएम जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट यहाँ पे एक्सटर्नल मॉनिटर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में लोकेट होते हैं, तो उनका जो है लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में देखने को मिलता है। तो डिले नहीं हो उसके लिए पीएसयूज़ को भी यहाँ पे टेली कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जैसे कि आप देखो कि बहुत ही कम सिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके के जो है इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स होते हैं। तो वहाँ पे अगर कुछ पीएसयूज़ अगर नहीं पहुँच पाते तो वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी जो है ना इस तरीके का काम करा सकते हैं। यानी कि पैक्ट साइन करना है, आपको बोली लगाना है, या फिर आपको वेंडर्स चाहिए, बिडर्स चाहिए, या फिर आपको परचेज़ करना है, बायर्स है, कोई ख़रीदारी करना है, तो आप यहाँ पे टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में आप देख रहे हो कि पेंडेमिक में बहुत सारे कॉन्फ्रेंस जो है, बहुत सारे ऐसे सबमिट है जो कि ऑनलाइन ही हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है, क्योंकि कोई भी जो है ना ट्रैवल नहीं कर रहे, कोई भी यहाँ पे एक दूसरे के कंट्री में आना जाना नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वर्चुअल हो रहा है। तो वही चीज़ें होनी भी चाहिए, जिससे कि लोगों की टाइम बचेगी, लोगों का मनी बचेगा, तो ये सारा चीज़ होना चाहिए। एथिकल कॉम्पिटेंस यहाँ पे इंक्लूड करना है, यानी कि जो लोगों को यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत है कि लोगों की वैल्यूज़ और जो मोरल्स है ना, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और ये जो इंटीग्रिटी पैक्ट है ना, इसको यहाँ पे यूनिवर्सलाइज करने की ज़रूरत है। सारे लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट इंटरप्राइजेस हो, वो सब इसको अडॉप्ट करें, तब इसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि इंडिया में ये कंसीडर किया जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड में। नो डाउट करप्शन की बात करें तो हम लोग उसमें टॉप में आते हैं। तो इसीलिए इंडिया का रैंक अगर आप देखोगे, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लाया गया था 2020 का, तो हमारे यहाँ पे 180 कंट्रीज़ में से जो रैंक है वो 80 पोजीशन में है। तो बहुत अच्छी तो नहीं है, हम लोग नीचे से ही टॉप करते हैं, तो यहाँ पे करप्ट कंट्रीज़ हमें कहा जाता है। तो इस तरीके का अगर हम लोग इंटीग्रिटी पैक्ट लाते हैं तो इससे हमारे लोगों को इंश्योर किया जाएगा कि उनका जो हक है, उनका जो राइट है, वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन। क्योंकि करप्शन के कारण बहुत सारे लोग जो है पीछे ही रह जाते हैं, आउट ऑफ द रेस ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे करप्शन के कारण अब उन लोगों को अपना राइट से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पे इंटीग्रिटी पैक्ट लाया जा रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे बात की गई है सीवीसी के बारे में, तो उनके बारे में कुछ यहाँ पे फैक्ट्स देख लीजिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं इनको। इनका जो गठन हुआ था वो 1964 में हुआ था, और रिकमेंडेशन जो दिया गया था वो एक कमेटी है जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए, करप्शन को रोकने के लिए ही यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आई थी। और इनका एक ही मेन काम है कि कहीं पे भी करप्शन है तो उसको रोकना है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह दिया जाएगा, लेकिन इसका मेंशन हमारे संविधान में कहीं पे भी नहीं है। तो इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसको एक कानून के द्वारा लाया गया था। और जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लाई गई थी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 2018 में आप देखोगे कि 2008 में ही ये कहा गया था कि इंटीग्रिटी पैक्ट को यहाँ पे अडॉप्ट करना है, और सारे सेक्रेटरीज़ को, जो कि सेक्रेटेरिएट्स को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, सारे यहाँ पे पीएसयूज़ को, पीएसबी को, पब्लिक सेक्टर्स बैंक वगैरह सबको, कि एक बेसिक गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड करना है कि मेजर यहाँ पे प्रोक्योरमेंट हो सके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। फाइन, तो ये 2008 से ही ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, और हमारे इंडिया में ये सीवीसी के द्वारा इसका रिकमेंडेशन भी दिया गया था, बट अब जाकर हम लोग 2020 में इसको अडॉप्ट किए। तो वैसे भी हमारे इंडिया में आँख जो है बहुत देर से खुलता है, चाहे लोग की हो चाहे सरकार की हो, तो इसीलिए इतना टाइम लग गया हमारे यहाँ, ठीक है। बट कोई नहीं, हमने क्या क्या देखा आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटीग्रिटी पैक्ट यानी कि सीवीसी के द्वारा ये लाया गया है। इसमें जो इंटीग्रिटी एक्सटर्नल जो मॉनिटर है उसको यहाँ पे उसका टेन्योर टोटल 3 ईयर्स रखा गया है। इंटीग्रिटी पैक्ट है एक विजिलेंस टूल है जिसमें कि आपका दो लोगों के बीच में, चाहे वो बिडर्स हो बायर्स हो, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन कराया जाएगा, कमिट किया जाएगा दोनों पार्टीज़ को कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड ना हो। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 प्लेयर्स हैं। एडवांटेजेस हमने देखा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है और क्या क्या प्रॉब्लम आएगा वो हमने देखा, कुछ वे फॉरवर्ड हमने देखा, ठीक है, काफ़ी अच्छी रही। आइए नेक्स्ट आते हैं, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? रिसेंटली नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क किसके द्वारा लाया गया है? तो यहाँ पे दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग है, और साथ ही नीति आयोग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नीति आयोग थिंक टैंक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसके मेंबर, वो बैठ के सोचते हैं कि इस फील्ड में कैसे करना है, एजुकेशन के फील्ड में कैसे काम करना है, चाहे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, हमारी जीडीपी कैसे बढ़ेगी, लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस कैसे फैलाना है, लोगों को जागरूक कैसे करना है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, बच्चों की हेल्थ कैसे ठीक रखनी है, प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या सुविधाएं देनी है, तो ये बैठ के सोचते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में और इंडिया के लोगों का भला कैसे हो उसको सोचने के लिए एक थिंक टैंक बनाया गया है जिसको हम लोग नीति आयोग कहते हैं। और ये थिंक टैंक का काम है एडवाइस करना। जब सोच लेती है, उनको लगता है कि हाँ ये अच्छा है, वो डिसीजन लेती है और सरकार को एडवाइस करती है, बट वो बाइंडिंग नहीं होता सरकार पे। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है अगर नीति आयोग कुछ भी बोल दे, कुछ रिकमेंड कर दे तो उसको वो माने ही नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं माने, लेकिन हाँ रिकमेंड कर सकती है, बता सकती है, एडवाइस कर सकती है नीति आयोग। उसके साथ साथ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। अब आइए इस प्रोग्राम के बारे में देखते हैं, यानी कि ये प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या। यहाँ पे आप देखो कि इंडिविजुअल एलिमेंट जो प्रोजेक्ट का होता है उसको इंटीग्रेट किया गया है एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्रॉस फंक्शनल देखने को मिलेगा इसके अप्रोच में, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट के कॉन्स्टिट्यूट, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, प्लानिंग है, प्रोक्योरमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, फाइनेंस है, और बहुत सारे यहाँ पे कंपोनेंट है जैसे पावर, वाटर, हाईवे, वेस्ट मैनेजमेंट। तो इन सबको यहाँ पे जो है ना मैनेज कैसे करना है, इसके लिए एक क्रॉस फंक्शन यहाँ पे लाया जा रहा है। प्रोग्राम मैनेजमेंट की बात करें तो ये स्ट्रैटेजिक इन नेचर होगा, वहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो ये टैक्टिकल इन नेचर होगा। दो बातें हैं यहाँ पे, एक तो प्रोग्राम को मैनेज करना है और एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए क्या होगा कि प्रोग्राम जो भी लाया जाता है वो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इन नेचर होता है, यानी कि कोई भी आपका योजना लाया जाता है प्रोग्राम, जैसे आप भी अपना प्रोग्राम बनाते हो कि एक महीने में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वो आप एक स्ट्रैटेजी लेकर चलते हो ना कि ठीक है एक महीने में मुझे पॉलिटी इतना कंप्लीट करना है, जोग्राफी इतनी कंप्लीट करनी है, अपनी ऑप्शनल इतनी कंप्लीट करनी है, तो आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। वहीं अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें ना तो ये टैक्टिकल होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि पूरे लंबे समय तक के लिए आपको बताना है कि 1 साल या फिर 6 महीने में आपने कितना अपने आप को कवर करना है, कितना आपको सिलेबस यहाँ पे कवर करके चलना है, एक लॉन्ग टर्म का आप यहाँ पे लेकर चलते हो, ठीक है। और प्रोग्राम मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपने 1 महीने में अगर अपने टारगेट को अचीव नहीं किया गया तो उसके बाद भी आपको टाइम रहता है कि चलो नेक्स्ट मंथ में भी आप उसको जो है ना कैरी फॉरवर्ड करते हो। बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल होता है, तो इस चीज़ को आप समझिए। तो यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे तो एक चीज़ है कि फोकस किया जाता है कि अपने ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे अचीव करें। जैसे आप लोग जो है 1 महीने का अगर रखते हो तो आप फोकस करते हो कि आपका ये जो टारगेट रखा गया है कि 1 महीने में आपको कितना पढ़ना है तो वो आप अचीव कर सको।
वहीं अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो आप लोग प्लानिंग पे फोकस करते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे एग्जीक्यूशन, यानी कि जो आप पढ़ते हो, एक तो होता है कि आपने रूटीन बना के रख दिया, लेकिन दूसरा होता है कि रूटीन को एग्जीक्यूट भी तो करना होता है ना। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपका वो टारगेट अचीव कैसे होगा, काम भी तो करना होता है ना। तो पहला होता है कि आप लोग जो है प्रोग्राम बना लिए, और दूसरा होता है उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल कि क्या क्या बातें रखी गई है। यहाँ पे कुछ एक्शन प्लान है। सबसे पहला है कि प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच को यहाँ पे अडॉप्ट करना है, वो भी इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और जो कैपेबिलिटी है प्रोफेशनल की, उनको इन्हांस करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे रेडिकल रिफॉर्म लेकर आना है कि कैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है हमारे कंट्री में एग्जीक्यूट होगा। हमारे इंडिया का टारगेट था, मतलब कि एक सपना भी था पेंडेमिक से पहले, कि हम लोग 2024 तक जो है ना 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हमें बनानी है। लेकिन शायद ये सपना थोड़ा अभी अधूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी और टाइम लगेगा हम लोग को। पेंडेमिक के कारण हमारी जीडीपी ग्रोथ आपको पता है नेगेटिव में चल गया है, -23 से अब जो है -8% पे हम लोग आ चुके हैं। तो अभी भी हमें पूरी तरीके से अपने पैर में खड़े होने में टाइम लगेगा। तो ये 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने में भी टाइम लगेगा। तो फिर भी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी अगर हमें बनानी भी है ना, तो उसमें सबसे पहला फोकस हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही ये आपका प्रोग्राम लाया गया है। इससे क्या होगा कि गुड क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, अच्छा खासा गवर्नेंस होगा, कॉस्ट भी कम होगा, वेस्ट मटेरियल भी यहाँ पे कम होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट है गवर्नमेंट का। यानी कि आप देखते हो कि प्रोग्राम तो बन के तैयार हो जाता है कि इतना रोड बनाने हैं, इतनी सड़कें बनाने हैं, इतना ये करना है, इतनी ब्रिजेस बनाने हैं, डैम बनाने हैं, ना जाने क्या क्या बनाने हैं। बट क्या टारगेट टाइम में वो कभी कंप्लीट हो पाता है? हमारे यहाँ 5 साल का जो प्रोजेक्ट है वो 15 साल में कंप्लीट होता है। कोई भी अगर आपका ब्रिज बनाना है तो वो 5 साल में नहीं बन के तैयार होता है, 20 साल में बन के तैयार होता है। इवन आप सोचो कि हम लोग को जो है ना चाबार पोर्ट में जो हम लोग को कनेक्टिविटी बनानी थी, यानी ईरान से जो अफ़गानिस्तान में हमें जो रेल रूट बनानी थी, उसका हम लोग ने इतना टाइम ले लिया कि ईरान वाले क्या किए कि उससे हम लोग को ये प्रोजेक्ट हटाकर हमारी प्रोजेक्ट उठाकर चाइना को दे दिए। तो आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग जो है एग्जीक्यूट करने में कितना ज़्यादा स्लो है। एग्जीक्यूट करने में जितना ज़्यादा आप स्लो रहोगे उतना ज़्यादा आप पीछे रहोगे, कभी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में काउंट नहीं होंगे, डेवलपिंग कंट्रीज़ में काउंट होंगे। तो इसीलिए हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस लेकर आए कि चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। तो मैं यहाँ पे आपको डेली आंसर राइटिंग के लिए एक क्वेश्चन देती हूँ, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि आप उसको एग्जीक्यूट करो ना। बहुत सारे बच्चे जो सोचते रहते हैं अच्छा कल से स्टार्ट करूँगी, अच्छा 1 महीने बाद, अच्छा न्यू ईयर से ही स्टार्ट करूँगी। तो ये जो आप लोग अपना ख्वाबी पुलाव बनाते रहते हो ना, वो कभी नहीं आने वाला है, आपको अभी ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक ड्राइविंग फोर्सेस की तरह मैं यहाँ पे काम करती हूँ कि डेली बेसिस पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करती हूँ। डेली बेसिस पे हमारा जो है एक ग्रुप है जिसमें मैं क्वेश्चंस आपको देती हूँ, आपके आंसर आप भेजते हो, मैं उसको चेकआउट करती हूँ, हमारे टीम के द्वारा उसको देखा जाता है, आपको मार्क्स दिया जाता है, बताया जाता है कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो। कुछ बच्चे जो है वो अभी भी सो रहे होंगे, जो लिख रहे हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोग्राम, उन्हीं का एग्जाम क्लियर होगा, ये भी आप लिख के रखो। जो नहीं लिख रहे, जो अभी भी सो रहे हैं, जो प्लान बना रहे हैं कि कल होगा, परसों से स्टार्ट करेंगे, तो उनका कल परसों कभी नहीं आने वाला है। आज तक ना किसी का आया है तो आपका भी नहीं आएगा। तो यही चीज़ हमारे कंट्री की प्रॉब्लम है कि एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। प्रोग्राम हज़ारों है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट इसलिए करना है क्योंकि उसमें एक अच्छा खासा एक स्ट्रैटेजी लेकर आना है। ठीक है, साथ ही इफेक्टिव रिस्पांस होना चाहिए कि प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको चेंज किया जाए। जैसे कि आप देखोगे कि इंटीग्रेशन लाना ज़रूरी है, कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए। हमारे यहाँ सागरमाला, भारतमाला, स्मार्ट सिटी मिशन, ना जाने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं। तो सागरमाला जो कि हमारे जो ओशन से जितने भी रूट है उसको कनेक्ट करने के लिए, भारतमाला की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो भी लैंड रूट से, ठीक है, और सी रूट से कनेक्टिविटी बढ़ाना है तो सागरमाला लाया गया। स्मार्ट सिटी मिशन है, स्मार्ट सिटी बनाना है, स्मार्ट सिटी ऐसा बनाना है कि उसमें आपको सारी फैसिलिटी मिल जाए, यानी कि अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, सारी चीज़ें A1 हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो, आपका स्पीड हो, सारी चीज़ें हो वहाँ पे। तो स्मार्ट सिटी मिशन, ये सब जो ऐसी मिशन है ना जो आज के डेट में भी धुंधली पड़ी हुई है, मतलब कि आपको देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पे काम हो रहा है। 2 साल में 3 साल में जो है एक बार न्यूज़ आ जाता है कि अच्छा ये काम हो गया है, तो फिर उसके बाद जो है पूरा सरकार क्या करती है कि उसका जो है ना बढ़ चढ़ के
के एडवर्टीजमेंट करती है कि ये वाली हमारी स्कीम में ये काम हो गया, वो काम हो गया, बट एक्चुअली आप देखोगे ना ऐसा कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। तो यही बात हमारी बताई जा रही है कि रिस्पॉन्स नहीं है, एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स लाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो प्रोजेक्ट में जो चीज़ एक्चुअली ज़रूरत है ना वो चीज़ हम लोग ला सकें, साथ ही जो टाइम और जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप लोग ढंग से यूपीएससी की प्रिपरेशन 2 साल अगर आप फुल्ली डेडिकेट होकर अगर आपने तैयारी की ना, तो आपका 3rd ईयर में ज़रूर निकल जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि आपके जो पैसे हैं, यानी कि आप बाहर रह रहे हो, रेंट दे रहे हो, और साथ ही कोचिंग का भी आप पैसा खर्च करते हो, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हो जितना लंबे समय तक आप इस ड्यूरेशन में रहोगे ना, प्रिपरेशन करने के ड्यूरेशन में, उतना लंबा आपका कॉस्ट होगा, यानी कि उतना लंबा आपको पैसे खर्च करने होंगे, और टाइम भी आपका जा रहा है कि नहीं, आपकी एज निकलते जा रही है, टाइम निकलते जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं उसको एग्जीक्यूट करते हो, क्यों नहीं आज से आंसर राइटिंग लिखते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, क्यों नहीं बुक्स उठा के पढ़ते हो, ऑप्शनल की प्रिपरेशन करते हो। अगर ये सारा चीज़ आप करने लगे तो आपका कम टाइम में एग्जाम भी निकल जाएगा, आपका कॉस्ट भी इतना खर्च नहीं होगा। वही चीज़ें हमारी जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट के साथ है, प्रोग्राम के साथ है, जो सरकार लेकर आती है कि 5 साल की प्रोजेक्ट को जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी प्रोजेक्ट है 5 साल की प्रोजेक्ट को वो 15 साल में खर्च करती है। तो 5 साल के लिए तो पैसा उनको मिल ही गया, बजट एलोकेट हो ही गया, उसके बाद और 5 साल के लिए लेते वो और 5 साल के लिए लेते, तो सरकार का पैसा खर्च हो रहा है ना, फालतू का खर्च हो रहा है, टाइम भी जा रहा है, लोग उसमें इंगेज भी है। जल्दी से रफा दफा करो यार जब तक उसका टाइम है। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ जो है ना दूसरे प्रोजेक्ट में आप मूव ऑन हो गए, फिर उसके बाद क्या होगा, उस प्रोजेक्ट में काम किया जाएगा तो और डेवलपमेंट होगा, इससे हमारे यहाँ फास्ट डेवलपमेंट होगा ना। तो ये चीज़ आप देखो कि टाइम कम खर्च हो, कॉस्ट कम खर्च हो। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि एक अच्छा खासा एग्जीक्यूशन अप्रोच लेकर चलना है, जिससे कि एक बेटर लिंक बना सके प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो और जो कंपोनेंट स्ट्रैटेजिक डिसिप्लिन्स है, यानी कि प्रोजेक्ट की क्या क्या पोर्टफोलियो है, उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इन दोनों चीज़ में एक बेटर तरीके से लिंक बना के चलना है। तो इसलिए हम लोग जो है एक महान यहाँ पे काम लेकर आए, यानी कि मैं बोली ना आपको कि नीति आयोग का काम है सोचना, थिंक टैंक है वो बैठ के सोच रहे हैं। आप लोग में से भी बहुत बच्चे होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि पढ़ूंगा, ये करूंगा, यूट्यूब में लबासना की वीडियो देखते हैं कि मेरा भी एक दिन होगा, कमेंट करते हो कि मैं भी वहाँ पे आऊँगा, न जाने क्या क्या, कि मैं भी एक दिन आईएएस बनूंगा। सिर्फ सोच रहे सोचने से नहीं आप बनोगे। कोई भी लोग जो वहाँ जाते हैं ना लबासना में, वो कभी सोचने से नहीं गए हैं, वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट किए हैं, वो जो रूटीन बनाया है उसके ऊपर वो उन्होंने काम किया, तब वो आज की डेट में लबासना में है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि सरकार भी, नीति आयोग का काम है कि वो सोचे उसके ऊपर कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बूस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सही लेकर चलना है। तो वो सोचने के बाद उन्होंने ऐसा एडवाइस दिया, सरकार को अच्छा लगा होगा तो सरकार इस तरीके का नया एक प्रोग्राम लेकर आ गई, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं, है ना अभी हमारा टाइम। फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं 2020 का आया है, तो ये अब पार्लियामेंट से पास हो चुका है। तो कुछ बैकग्राउंड चल के देखते हैं, क्योंकि ये बहुत पहले से था। पहले क्या था ना कि हमारे यहाँ जो सीबीआई है, जिनको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, इनका रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और यहाँ पे ये कहा गया कि 20 लाख जो रजिस्टर्ड एनजीओ है, लेस देन 10% से भी कम जो है ना, वो हमारे यहाँ एनुअल इनकम अपने फाइल करते हैं और एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका आप लोग देखोगे कि 29 लाख तो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, लेकिन 29 लाख में से भी जो है ना 10% से कम ऐसे एनजीओ है जो कि बताते हैं कि उनका एनुअल इनकम कितना है और साथ ही साथ उनके खर्चे कितने हैं, ठीक है। ये आपका सीबीआई के द्वारा फाइल किया गया था। इस रिपोर्ट के द्वारा इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है, आईबी जो है, वो फॉरेन एडेड जो एनजीओ है, यानी कि कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जिनको पैसे जो दिए जाते हैं ना वो फॉरेन से मिलते हैं, यानी कि फॉरेन की कोई इन्वेस्टर्स उनको पैसे देती है या फॉरेन का कोई कंपनी उनको पैसे देता है, फॉरेन के कोई लोग भी उनको पैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे फॉरेन एडेड जो एनजीओज है ना, वो एक्टिवली यहाँ पे स्टॉलिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग, तो वो क्या कर रहे हैं कि डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है सरकार की ना, उसको वो रोक रहे हैं, स्टॉल कर रहे हैं, और इससे हमारे जीडीपी में 2 से 3% हर एक साल ये आपका इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये आईबी के द्वारा ऐसा बताया गया, यानी कि वो क्या कर रहे हैं ना कि फॉरेन से पैसे ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो काम नहीं कर रहे हैं एनजीओ, जिसके कारण हमारा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। इसी को देखते हुए ये अमेंडमेंट जो है लाया गया, यानी कि बहुत सारा झोल चल रहा था। इन शॉर्ट आप समझो कि एनजीओ जो है ना अपने बस फ़ायदे के लिए थी। एनजीओ का मेन काम क्या होता है कि
वो ऐसा काम करते हैं, अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, जो लोगों को जिस तरीके की सुविधा नहीं मिलती है स्पेसिफिकली उसी के लिए काम करते हैं। जैसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा कि एनजीओ है जो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए काम करते हैं, एमएसएमई के लिए काम करते हैं, अगर विमेन अपने पैरों में खड़ा होना चाहती है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उनके लिए काम करते हैं। तो बहुत तरीके के एनजीओ है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एनजीओ ऐसे घूसखोर हो जाते हैं, कुछ एनजीओ ऐसे करप्ट हो जाते हैं कि जो सिर्फ अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो काम करती है, और उन वो अपने फ़ायदे के लिए काम करती है, जिनके कारण हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो हैम्पर हो रहा है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए ये अमेंडमेंट लाया गया। तो अमेंडमेंट क्यों लाया गया ये समझ गए। अब यहाँ पे आप देखिए कि जिससे क्या होगा ना, इस अमेंडमेंट को लाने से क्या होगा कि जितने भी एनजीओ है अब उसको बेटर तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, मोर अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट होगा। यानी कि ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब है कि एनजीओ को टाइम टू टाइम ये देखना है ना कि उनको फंडिंग प्रोसेस कहाँ से मिल रहा है, सबसे पहले उनकी बात होती है। बहुत सारी ऐसी भी एनजीओ है जो अच्छा काम करना चाह रही है बट उनको फंडिंग नहीं मिलता है, सरकारों से जो है उनको पैसे नहीं मिलते हैं तो वो काम नहीं कर पाते। लेकिन कुछ ऐसे भी एनजीओ है जो कि इतना पैसा ले लेती है और उतना पैसा होने के बावजूद भी वो काम नहीं करते। एनजीओ में बस वो क्या होता है कि वो अपना बस पैसे को कमाने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये भी होता है। रिलीजियस कॉन्वर्सेशन जो है ना, रिलीजियस कन्वर्शंस जो है ये रेगुलेट करना होगा, जो कि फॉरेन फंड के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। साथ ही फॉरेन मनी जो है ना वो यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में ना इस्तेमाल हो, इसको यहाँ पे देखना है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ ना हो। जैसे आप समझो कि कोई एनजीओ है वो ऊपर ऊपर से दिखा रहे हो कि बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रहे, लेकिन अंदर जाकर आप देखोगे तो बच्चों को क्या शिक्षा दिया जा रहा है कि बच्चों को टेररिस्ट बनाया जा रहा है, बच्चों के माइंड वॉश किए जा रहे हैं, या फिर उनको हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट किया जा रहा है, मुस्लिम से हिंदू कन्वर्ट किया जा रहा है, सिख कन्वर्ट किया जा रहा है। यानी कि गलत चीज़ है, एंटी नेशनल चीज़ है, अपने देश के लिए उनको भड़काया जा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद इस तरीके का काम किया जा रहा है। तो ऐसे एनजीओ को ठीक करना है, ऐसे एनजीओ को जो है इंश्योर करना है कि वो फॉरेन मनी क्यों ले रहे हैं, है कि नहीं। तो ये वाली बातें यहाँ पे देखा जाएगा। अब यहाँ पे तो इस बिल में अमेंड किया गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इससे पहले 10 साल पहले का ये कानून था 2010 का। इस कानून में क्या था कि यहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है या तो इंडिविजुअल के द्वारा वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर एसोसिएशन या फिर कंपनी ये जो है एक्सेप्ट कर सकती है इस कानून के द्वारा। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि फॉरेन जो कंपनीज़ है वो या तो डोनेट कर रही है या फिर कोई करेंसी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही है, सिक्योरिटी है या फिर कोई आर्टिकल है जो कि फॉरेन सोर्सेज से उनको मिल रहा है। अब इस अमेंडमेंट में क्या क्या प्रोविज़न रखा गया है ये समझिए। सबसे पहला क्या है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करने से रोका जा रहा है। इस कानून के अंदर जो है जितने भी इलेक्शन कैंडिडेट है, चाहे वो एडिटर हो, चाहे पब्लिशर्स हो, कोई भी न्यूज़पेपर को पब्लिश करते हैं, कोई जज है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई मेंबर है कोई भी लेजिस्लेचर के, तो उनको रोका गया है कि अब वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। साथ ही इस अमेंडमेंट में एक पब्लिक सर्वेंट को भी ऐड किया गया है। जैसे आप कल को पब्लिक सर्वेंट बनोगे तो आप लोग देखते हो कि जितने डीएम और एसपी ये सारे जो होते हैं ना, जितने भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो एनजीओ के साथ जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? कुछ मैं सबको यहाँ ब्लेम नहीं कर रही हूँ, कुछ बहुत सारे ऐसे पब्लिक सर्वेंट हैं ना जो एनजीओ के साथ जुड़कर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ईरा सिगल मैम का आप एग्जांपल आप देख सकते हो कि वो बहुत अच्छे अच्छे एनजीओ से जुड़ के बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं ना जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए एनजीओ से जुड़ते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा कमाते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी जो है ना उनके इनकम से भी ज़्यादा होता है। तो स्पेशली यहाँ पे ऐड किया गया कि पब्लिक सर्वेंट बहुत ज़्यादा ऐसे पाए जा रहे थे कि वो करप्शन कर रहे हैं। तो पब्लिक सर्वेंट को अब यहाँ पे जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाले एनजीओ से उनको तो जुड़ना ही नहीं है, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, और पब्लिक सर्वेंट में वो लोग जो कि सर्विस में है और उनको सरकार के द्वारा पे किया जा रहा है। फाइन। सेकंड यहाँ पे प्रोविज़न है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ट्रांसफ़र। तो ये कैसे हो रहा है? इस कानून के अंदर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस है ना उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और लोगों के नाम पे। यानी मान लीजिए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन है मेरे नाम पे, मैं एक एनजीओ खोल रही हूँ रिसोर्स पॉइंट के नाम से, जहाँ पे मैं फ्री एजुकेशन देना चाहती हूँ आप लोग सबको जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो फ्री एजुकेशन देने के लिए क्या होगा कि मैं फ़ॉरेन से कॉन्ट्रीब्यूशन ले रही हूँ। मान लीजिए कि मैं बाहर की कोई कंपनी से जो है अडानी मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जो मनी वो मुझे दे रहे हैं, तो वो मेरे नाम पे आ रहा है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं अपने मम्मी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दूँ जो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो अब ये नहीं कर सकते क्योंकि ये भी काम पहले होता था। तो क्या हुआ कि कुछ पैसे मेरे अकाउंट में मेरे नाम से आ गए। अब जब मेरे अकाउंट में फुल हो गया, पैसे ज़रूरत से ज़्यादा हो गए, तो मम्मी के नाम पे मैं ट्रांसफ़र कर दूँ, फिर उसका अकाउंट बम हो जाए, या फिर मैं अपनी सिस्टर के नाम पे ट्रांसफ़र कर दूँ। तो ये चीज़ें चलती थी, जिससे ये एक्चुअली पता नहीं चल पाता था ना कि एनजीओ में एक्चुअली कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है बाहरी से। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जिसके नाम पे एनजीओ है उसी के ऊपर जो है सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी और के नाम पे जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसको रोका गया।
थर्ड है यहाँ पे कि आधार, पासपोर्ट और जो OCI कार्ड है वो रजिस्ट्रेशन के लिए होना चाहिए। इस अमेंडमेंट के द्वारा ये ऐड किया गया कि कोई भी पर्सन अगर वो चाहते हैं NGO खोलना और NGO से जुड़ना तो प्रायर परमिशन उनको लेना होगा और रजिस्ट्रेशन उनको कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन में उनको ऑफिस बियरर में आधार नंबर देना एकदम से मस्ट हैव है। इन केस ऑफ फॉरेनर अगर कोई है, बाहर के लोग हैं, तो उनको यहाँ पे अपने पासपोर्ट का कॉपी देना है। अगर वो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है तो उनका अगर OCI कार्ड है तो उनको भी उनका फ़ोटो कॉपी देना है। ठीक है। FCRA अकाउंट के बारे में अगर बात करें तो अमेंडमेंट में ऐसा कहा गया है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ उसी अकाउंट में आपका आएगा जिस अकाउंट में यहाँ पे FCRA अकाउंट जो डेजिग्नेट किया गया है बैंकों के द्वारा। यानी कि जो बैंक के द्वारा मैं अगर लिंक की हूँ, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है मेरा, मैं उसमें लिंक कर दी, ठीक है, कि मैं मेरी NGO है रिसोर्स पॉइंट के नाम से, तो मुझे इसी इसी बैंक ऑफ इंडिया में मेरा फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा। तो बैंक वाले क्या करेंगे कि मेरे अकाउंट को जो है FCRA का अकाउंट नाम दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होता था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है सिर्फ मेरी ही इसी बैंक में, जो जिस बैंक में ये लिखा गया है कि FCRA अकाउंट है, बस उसी अकाउंट में ही आना चाहिए। और किस ब्रांच में? तो SBI के ब्रांच में, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पे SBI को ही सिर्फ यहाँ पे लिंक किया गया है, सिर्फ और सिर्फ। अब SBI मेरा बैंक ऑफ इंडिया था तो अब बैंक ऑफ इंडिया में फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, मुझे SBI को यहाँ पे लिंक करना होगा और SBI में ये आपका मेरा ये नाम आ जाएगा कि FCRA अकाउंट है। तो यहाँ पे ऑनली कहा गया है, तो इसको प्लीज़ याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका है। आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिर्फ SBI में ही अब ये अलाउड है ये। और साथ ही साथ यहाँ पे एक अलग से इसको रख दिया गया है, तो कोई और भी फंड यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशंस के दूसरे फॉरेन कंट्रीब्यूशन से कोई भी फंड जो है ना इस अकाउंट में ऐड नहीं करना है, ना ही रिसीव करना है, ना ही डिपॉजिट करना है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट किया गया है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, कि सरकार यहाँ पे NGO का जो है ना डायरेक्ट जो है उनका बैंक अकाउंट देख सके और उनको बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पता चले कि हाँ इसी नाम से ट्रांसफ़र हो रहा है, और साथ ही साथ इनको कितना ट्रांसफ़र हुआ है इस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि रेस्ट्रिक्शन किया गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो यूटिलाइजेशन है, कैसे जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूँ, अब इसको भी रोक लगाया गया है। कानून के तहत ये बताया गया है कि अगर कोई लोगों के पास यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है और वो यहाँ पे गिल्टी पाए जाते हैं कि इस एक्ट का प्रोविजंस को मैं वॉयलेट कर रही हूँ, मैं हनन कर रही हूँ, तो अनयूटिलाइज जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस होगा ना इसको यूटिलाइज करना है, और सिर्फ प्रायर अप्रूवल यहाँ पे दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में SBI की अकाउंट है और जो FCRA डिफाइंड है तो उसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ गया। मान लीजिए कि मेरे पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, तो $100 आ गया, जस्ट इमेजिन, ठीक है, $100 मेरे पास आ गया, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जो प्रोविज़न दिया गया है इस कानून के द्वारा कि मुझे खर्च करना है और कैसे खर्च करना है, तो मैं खर्च नहीं कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे कॉट हो गई कि मैं तो खर्च ही नहीं कर रही हूँ, मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं पैसे, तो क्या कर रही हूँ मैं? अगर खर्च नहीं कर रही हूँ इट मीन्स कि मैं काम नहीं कर रही हूँ अपने NGO के लिए, यहाँ पे सिंसियर नहीं हूँ, कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस कर रही हूँ। तो फिर क्या होगा ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे देख लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे ताक पे रखेंगे और वो मुझे यहाँ पे बोलेंगे कि मुझे इसको यूटिलाइज़ करना है, और उन्हीं के प्रायर अप्रूवल्स के थ्रू ही अब मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ करूँगी। पहले जैसे करना था कर सकती थी, अगर नहीं की तो फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अप्रूवल दिया जाएगा, तब मैं करूँगी। साथ ही लाइसेंस का रिन्यूअल कराना है, यानी कि हर एक पर्सन जिनके पास यहाँ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उनको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है, और 6 मंथ यानी कि एक्सपायरी होने के 6 मंथ में ही उनको अपना रिन्यू करा देना है। इस अमेंडमेंट में ऐड किया गया है कि गवर्नमेंट जो है अब वो कंडक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी भी कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट के रिन्यू से पहले, तो ये भी हो सकता है। साथ ही यहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो यूज़ है उसको कम करना है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए। इस कानून के तहत ये भी कहा गया है कि जो भी पर्सन यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव कर रहे हैं ना, वो सिर्फ यहाँ पे उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए उनको कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है। यानी कि पर्पज़ भी तो लिखा जाता है ना, कि जैसे मैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ UPSC एस्पिरेंट के लिए, तो मैं पर्पज़ यहाँ पे लिख दी। अब मैं सिर्फ खर्च करूँगी आप ही लोग के लिए, यानी कि आप लोग अगर आ रहे हो, प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक रूम है, तो मैं वहाँ पे AC लगाने के लिए खर्च करूँ, आपके लिए बेंच वगैरह, AC मीन्स वाटर कूलर के लिए मैं खर्च करूँ, प्रॉपर सैनिटाइज़र मैं खरीदने के लिए खर्च करूँ, आप लोग के लिए मास्क अवेलेबल कराऊँ, अच्छे से आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग में बैठो, नीट एंड क्लीन हो, तो कुछ भी चीज़ें मैं अगर ख़रीद रही हूँ तो बस मैं इसी आप लोग के लिए, आप लोग को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही मैं खर्च कर सकती हूँ, और किसी भी चीज़ के लिए मैं खर्च नहीं कर सकती हूँ। ये इस कानून के तहत जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। साथ ही रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन भी हो जाएगा। अब ये कानून के तहत ये भी कहा गया है, हाँ हाँ, एक सेकंड, ये तो मैं बता ही नहीं कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो यूज़ है उसको कम कर दिया गया है। यानी कि यह अमेंडमेंट से क्या हुआ है ना कि सिर्फ लिमिट यहाँ पे 20% रखा गया है।
पहले क्या था कि 50% तक रखा गया था कि कंट्रीब्यूट कर सकते, कॉन्ट्रीब्यूशंस को यहाँ पे खर्च कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, लेकिन अब ये 20% कम कर दिया गया है। सस्पेंशन भी हो सकता है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन कराया गया है किसी भी पर्सन का, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको सस्पेंड भी कर सकती है, यानी किसी भी पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन कराया गया है एनजीओ के लिए, तो वो अगर 180 डेज से एक्सीड नहीं होगा तो उसको यहाँ पे सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। इस अमेंडमेंट में क्या है कि इस तरीके के सस्पेंशन को जो है ना 180 डेज और एडिशनल यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है कि 180 दिन तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपका जो है सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, 180 दिन यानी कि 6 महीने। तो ये सारे यहाँ पे अमेंडमेंट हुए हैं। अब कंसर्न क्या है, यानी कि अमेंडमेंट हुए हैं, आप देख सकते हो कि कितना रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, पूरी तरीके से लिमिट कर दिया गया है कि नहीं? बहुत सारे लिमिट कर दिया गया, यानी कि इतना लिमिट कर दिया गया कि एनजीओ वाले को तो सांस लेना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कंसर्न ये है कि एनजीओ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में लैक ऑफ फंड। तो यहाँ पे जो लैक फंड जो एसेसिबिलिटी है उसकी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे एनजीओ हैं जो कि यहाँ पे फॉरेन फंड को एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो स्कीम है या फिर जो भी फंड वो रिसीव करते हैं डोनर एजेंसी से, लार्जर एनजीओ से, तो उनको उस तरीके का पैसा नहीं मिल पाता है। तो आप लोग समझो कि बहुत सारे जितने भी फंड है उनको अगर फंड नहीं, जितने सारे एनजीओ है अगर उनको फंड नहीं मिल पा रहा है और इस तरीके का जो यहाँ पे लिमिट कर दिया गया है सरकार के द्वारा, तो और प्रॉब्लम अराइज हो सकता है एनजीओ को काम करने में। साथ ही एनजीओ को इतना रेस्ट्रिक्शन दिया गया है तो इससे ये भी कहा जा रहा है कि एनजीओ अब अपने आप को एक्सप्लोर करने में जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं करें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन खर्च में ही यहाँ पे आप देखो कि कट कर दिया गया है, 50% से 20% ही खर्च होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे रिसोर्स पॉइंट अगर आप लोग के लिए एनजीओ ओपन की हूँ, आप लोग को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च क्या होगा मेरा कि मैं प्रचार प्रसार करूँ, एडवर्टीजमेंट करूँ। जब मेरे पोस्टर्स वगैरह, मैं बैनर वगैरह लगाऊंगी तभी तो लोगों को पता चलेगा कि ऐसे भी एनजीओ है जहाँ पे फ्री एजुकेशन यूपीएससी एस्पिरेंट को मिल रहे हैं, तो वो आएंगे मुझसे कांटेक्ट करेंगे। तो ऐसे तो बैठे बैठाई नहीं ना होगा, एडवर्टीजमेंट तो करना होगा। तो पहले कहा जा रहा था कि ये सारी चीज़ों में 50% तक फंड जो है खर्च कर सकते हैं, लेकिन अब उसको 20% ही किया गया है। तो जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसका सिर्फ 20% ही मैं खर्च कर सकती हूँ। तो मैं कितना प्रचार प्रसार कर पाऊँगी? एक बैनर बनाने में कितना ज़्यादा खर्च हो जाता है आप लोग को तो पता ही है। तो फिर बैनर बनाने में खर्च होते हैं तो मैं प्रचार प्रसार नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा, तो इसलिए मैं एक्सप्लोर भी नहीं कर पाऊँगी लोगों तक, तो मेरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि इस तरीके का कोई एनजीओ है। साथ ही आधार का कंपल्सन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा, यहाँ पे आधार को जो है यहाँ पे कंपल्सन कर दिया गया है। और आपको पता है कि राइट टू प्राइवेसी हमारे आर्टिकल 21 के तहत जो है ये आ चुका है, यानी कि अब यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो गया कि वो अपने आधार कार्ड नंबर को अगर शेयर करेंगे तो उनसे उनका जो है डिटेल भी निकल कर आएगा, उनकी प्राइवेसी का हनन है। साथ ही नॉट वेल स्क्रूटनाइज्ड, यानी कि ये जो बिल पहले लाया गया, अमेंडमेंट किया गया, तो उनको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया। पब्लिक डोमेन में रखने से क्या होता है कि डिबेट डिस्कशन होता है उसके ऊपर, तो इसके फॉर अगेंस्ट में बहुत सारे पॉइंट्स लाए जाते हैं, उसके बेसिस में जो है ये अमेंडमेंट जो है आपका फाइनलाइज होता है। बट इसको आप देखोगे कि बहुत ही जल्दबाजी में इसको पास करा दिया गया। हैम्पर डिलीवरी ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम, एनजीओ क्यों है? एनजीओ का मतलब ही होता है कि सोशल वेलफेयर स्कीम को वो डिलीवर करते हैं। तो इस तरीके से एनजीओ के ऊपर अगर इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, इतना ज़्यादा लिमिटेशन लगा दिया जाएगा, तो फिर एनजीओ काम कैसे करेंगे? एनजीओ ये वेलफेयर स्कीम्स कैसे यहाँ पे कर पाएंगे, लोगों की लाइवलीहुड को कैसे बेटर कर पाएंगे? तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल कर आएगी। ठीक है, वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो विजय कुमार कमेटी का यहाँ पे रिकमेंडेशन है उसे मानना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को यहाँ पे मॉडर्नाइज करनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो एनजीओ का डिटेल है उसको यहाँ पे सर्चेबल डेटाबेस इन्फॉर्मेशन में रखना है, यानी कि जब भी आप कोई भी एनजीओ को उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो उसको सर्च करके आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सको, इस तरीके के प्लेटफॉर्म में आपको रखना चाहिए। सेकेंड एआरसी रिपोर्ट का रिकमेंडेशन है कि एफसीआरए को यहाँ पे डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, यानी कि आज के डेट में आप देखते हो कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन इसको डिसेंट्रलाइज करना है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लाना चाहिए, उसके बाद इसको लोकल गवर्नमेंट के अंदर लाना चाहिए। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस रखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे फाइन बैलेंस लेकर चलना है कि लेजिस्लेशन का क्या पर्पस है और वॉलेंट्री सेक्टर्स कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिससे कि जो कानून का इंटरप्रिटेशन है वो यहाँ पे अवॉइड हो सके और मिसयूज़ जो होता है एनजीओ के द्वारा, जो पैसों का मिसयूज़ किया जा रहा है, कुछ और तरीके का मिसयूज़ किया जा रहा है, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को कम किया जा सके। ठीक है, तो ये वे फॉरवर्ड है, बहुत ही अच्छा है ये कमेटी, और ये आपको सेकंड एआरसी रिपोर्ट की यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है इन दोनों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हमने अभी तक क्या देखा एफसीआरए के अमेंडमेंट में, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि एफसीआरए में क्या प्रॉब्लम थी, क्यों इसको लाया गया, ये हमने देखा, और क्या क्या यहाँ पे अब किस किस जगह पे काम किया जाएगा ये देखे हम लोग। 3 पॉइंट।
प्रोविज़न क्या लाया गया है, कितना ज़्यादा यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है, हर एक पर्सपेक्टिव से ये हमने देखा। क्या कंसर्न निकल कर आ रहा है, यानी कि अमेंडमेंट करने के बाद भी क्या प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, वे फॉरवर्ड यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, सो आज के लिए ये तीनों रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग 2-3 आर्टिकल जो बची है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ग्लोबल प्रोटेस्ट और जो एक आपका टेलीविज़न वाला है, टीआरपी वाली बात है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और आगे हमारे साथ बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा जो नीडी पीपल्स है, जो नीडी एस्पिरेंट है, उनके पास ये सारे वीडियोज़ तक पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।